आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, चिश्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए अभी से बिसात बिछाई जाने लगी है। पटना में 23 जून को महाजुटान हुआ, जिसमें कि विपक्षी दलों ने भाग लिया और तय हुआ कि शिमला में फिर से मिलेंगे, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। रविवार को जब वो लौटे तो उन्हें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हवाई अड्डे पर सांसदों के साथ लेने के लिए गए थे। सबसे पहले उतरते ही उन्होंने जेपी नड्डा से पूछा था, देश में क्या चल रहा है। आज मौका मिला, भोपाल में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने साफ साफ दिशा दे दी कि अब वो 2024 के लिए क्या करने वाले हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले से बीजेपी का वायदा रहा है। 3 तलाक उसने पहले ही उस पर बैन कर दिया और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है, यानी कि समान नागरिक संहिता। एक देश में 2 कानून नहीं, एक कानून। और साफ साफ उन्होंने कहा कि क्या एक घर में 2 कानून चल सकता है। सुनिए जरा पीएम मोदी को। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते।
और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग सुना आपने, मंशा उन्होंने साफ कर दी है। जैसे ही ये सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र, बीजेपी और मोदी सरकार इस दांव को चल सकती है। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि इसमें आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा पीएम मोदी का इस चुनाव में जो जोर रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन हैदराबाद की कार्यकारिणी में भी हुई थी। पसमानदा मुस्लिम, आखिरकार पसमानदा मुस्लिम कौन है और क्यों बीजेपी का इतना जोर है? तो आपको बता दें कि ये एक फारसी वर्ड है और उसका मतलब है जो पीछे रह गए, जो पिछड़ गए। बेशक हिंदू में ये कहा जाता है कि जात पात में बटा हुआ है, अगड़ी, पिछड़ी, दलित और उनके साथ भेदभाव होता है। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहां पे जाति नहीं है, खास तौर से साउथ एशिया में। मुस्लिमों में भी जात पात है। सबसे बड़ी समस्या भारत के मुस्लिमों के साथ ये है कि ज्यादातर कन्वर्टेड है, तो जिस जाति से वो कन्वर्ट हुए उसी तरह से वहां पर भी जाकर के उन्हें भेदभाव मिला। और जो 3 इसमें कैटेगरी बनाई गई है समझने के लिए, उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं अशरफ, जिसमें कि सैयद, शेख, मुगल, पठान वगैरह आते हैं। वैसे ही समझिए जैसे कि हिंदुओं में सवर्ण। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं अर्जाल, यानी कि दलित। उधर जो है अगड़ों की आबादी मुस्लिमों की 15%, जैसे कि हिंदुओं में कही जाती है। तो इसमें जो है हलालखोर, भंगी, हसनती, लाल बेगी, मेहतर, नट, गधेरी वगैरह शामिल है। और फिर जो आते हैं अजलाफ, ये वो गैर सवर्ण है जिन्हें आप पिछली कैटेगरी में रख सकते हैं, पिछली श्रेणी में रख सकते हैं, पिछड़ा कह सकते हैं, जो यहाँ से कन्वर्जन करके गए और वहाँ पर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, दर्जी, धोबी, धुनिया वगैरह वगैरह है। तो ये 85% जो हैं उसमें पिछड़े और दलित मुस्लिम हैं, जिनके लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार का दावा है कि हमने बिना भेदभाव के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया, सिर के ऊपर छत दिया, शौचालय दिया, जनधन खाता दिया। तो उसमें ये सभी के सभी कवर होते हैं। इसके आधार पे इस सरकार की प्लानिंग है कि 2024 में उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाएगा। और चाहे बेशक उनकी आबादी कम हो या ऐसा मानने वाले कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो निशाना है वो तीर जो है वो निशाने पे लगता हुआ सा दिख रहा है कि एक वर्ग मुस्लिमों में ऐसा है जो ये कह रहा है कि हाँ, पीएम मोदी ने काम किया। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, शिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा
देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस में जो बीजेपी आरोप लगाती है वो ये आरोप लगाती है कि उसने तुष्टीकरण की राजनीति की। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी हुई और ऐसी जो पार्टियां हैं उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, दिखावा तो किया लेकिन उसका विकास नहीं किया, ऐसा बीजेपी मांगती है, आरोप भी लगते हैं। तो बीजेपी सही मायनों में सबका विकास कर रही, सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया गया, ऐसा इस सरकार का दावा है। उसी दिशा में ये प्रयास है क्या कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और जब आप पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कर्नाटक अभी तक बीजेपी के ही पास था, बीजेपी जब फैल चुकी तो उसे नए नए वोट बैंक गढ़ने होंगे और उसके लिए चालें चली जाएंगी। जब पूरा विपक्ष एक होकर के और ये कह रहा है कि हम पीएम मोदी और बीजेपी को इस बार घेर लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी अपनी रणनीति बनाएंगे। तो उनकी रणनीति क्या है? जो आपका बहुत बड़ा वोट बैंक था, कौन? पसमानदा मुस्लिम। अशरफ जो है, जो अगड़े मुस्लिम है, उनको बीजेपी क्यों नहीं टारगेट कर रही? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं तो वो तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन बाकी जो 85% है उन्हें 2 जून की रोटी, सिर के ऊपर छत, शौचालय जैसी चीजें चाहिए, लिहाजा उनको टारगेट किया जा रहा है। ये हैदराबाद की कार्यकारिणी में भी डिस्कस हुआ था और कई मंचों पे डिस्कस हुआ था और अब पीएम मोदी ने भोपाल से ऐलान कर दिया है कि पसमानदा मुस्लिमों की यदि सबसे ज्यादा कोई हितैषी है तो उनकी सरकार है, क्योंकि वो उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है और आगे भी कराएगी। उनको नीचे से ऊपर वो उठा करके ले जाएंगे। तो एक दिशा तो मिल गई कि बीजेपी अब किस दिशा में काम करने वाली है। अब बात दूसरी, उन्होंने 20 लाख करोड़ के घोटालों का महाजुटान करार दिया है जो विपक्षी एकता हुई है। पीएम मोदी ने पहली बार सीधे सीधे अटैक किया है। जो विपक्षी महाजुटान हुआ था उसमें सबका नाम लिया है। क्या शरद पवार, क्या लालू यादव, जो स्टालिन वगैरह वगैरह समाजवादी पार्टी, सबको उन्होंने अपने हिसाब से एक साथ उन्होंने नाम लिया कि ये हैं वो लोग जो महाजुटान कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।